हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी में सेल चैप्टर से एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट ऐसा है कि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, तो मैं उसे 2-3 चैप्टर से लिंक करने की प्लानिंग में हूँ बेटा। हम आज आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं ईआर के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जानते हैं। सो आई मेंशन हियर एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। ध्यान रहे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसी भी सेल में प्रेजेंट बहुत बड़ा सेल ऑर्गेनेल है। इतना बड़ा सेल ऑर्गेनेल है कि इसकी वजह से सेल के अंदर दो पार्ट मान लिए गए हैं, एक ल्यूमिनल, दूसरा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, यानी जो चीजें ईआर ल्यूमेन के अंदर हैं, जो चीजें ईआर ल्यूमेन के बाहर हैं। तो उसी हिसाब से ईआर ल्यूमेन के बारे में या ईआर के बारे में हम लोग आपसे कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए डिस्कशन में है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिसे हम इसकी अगर बात करें तो हम बात करते हैं पोर्टर नाम के एक साइंटिस्ट की, जिन्होंने लगभग 1945 के दौरान ईआर की डिस्कवरी करी। ईआर के बारे में ये बताया जाता है कि ये प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, और कई बार तो ऐसा होता है कि ये न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री से ही शुरू होते हैं। यानी हम इसे नियर न्यूक्लियस अगर मैंने बोला तो मैंने ऐसे बोला कि एक्सटेंडेड फ्रॉम, ये आए कहां से हैं, एक्सटेंडेड फ्रॉम आउटर बाउंड्री ऑफ सेल, या सॉरी न्यूक्लियस वर्ड मैंने यूज किया, तो न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री से ही एक्सटेंड हो गए हैं। तो हम इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शुरुआत कर रहे हैं। जानते रहे बेटा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो 2-3 चीजें सबसे पहले समझाते हैं। जैसे अगर ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन्स मैंने आपको दिखाई और इस तरीके से मैंने समझाया कि यहां थोड़ा सा खाली जगह छूट गया है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो जब हम इसी मेम्ब्रेन के आउटर पार्ट से ऐसे करके एक्सटेंड करेंगे तो हमें न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर यहां पर दिखेगी। इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब न्यूक्लियस एक्सटेंड होकर के बनता है, तभी मैंने वहां पर वर्ड लिखा कि ये आउटर बाउंड्री से एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर की तरह काम करता है। हम न्यूक्लियस के बारे में 2-3 चीजें पहले समझा देते हैं। फर्स्ट इज, मैंने यहां बोला ऑल्सो कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक वर्ड यहां जानते रहिए बेटा, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम इन मसल्स है, ये मसल्स में है, और वहां ये कैल्शियम सप्लाई करता है, जिससे कि मोटिलिटी हमारी इंश्योर होती है। इसी के साथ मैंने बोला कि इसका दूसरा नाम भी आप जानते रहें, इसे माइलॉइड बॉडी भी कहते हैं। ये रेटिना में पाया जाता है इस नाम से, रेटिना ऑफ आई, और वहां इमेज फॉर्मेशन का काम करता है। एंड एक और नाम ध्यान से सुनिए, आपने जरूर सुना होगा निसल ग्रेन्यूल। तो ये निसल ग्रेन्यूल नाम से इन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खास बात है। एक लाइन एनसीईआरटी में बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स इंट्रासेलुलर प्लेस टू 2 पार्ट्स। इंट्रासेलुलर प्लेस को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है बेटा। जो पहला पार्ट है उसका नाम रखा जाता है, ईआर चूंकि डिवाइड करता है, तो एक पार्ट को बोला जाता है ल्यूमिनल पार्ट या ल्यूमिनल फेस, और दूसरे को बोला जाता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल फेस। ल्यूमिनल फेस और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल फेस, ये दोनों पार्ट यहां पर प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको देख पाएंगे। इसी टर्म में हम ये भी चीज समझते हैं कि जैसे ल्यूमिनल फेस बताना हो तो मैं इस जगह को बोलूंगा ये ल्यूमिनल पार्ट है, और जो इसके बाहर का पार्ट है बेटा, जैसे यहां का पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट।
अब सबसे बड़ी बात तो एक चीज तो मैं यहां समझा दूं कि जो कंपोनेंट्स हैं ईआर के वो कौन कौन से हैं। ईआर के 3 कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंटली डिस्कसेबल हैं बेटा। पहला कंपोनेंट ईआर का है सिस्टर्नी, जानते रहिए पहला कंपोनेंट है सिस्टर्नी। ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, कनेक्टेड ट्यूब्यूल्स जिन्हें कहते हैं उन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। सेकेंड कंपोनेंट इज ट्यूब्यूल। दूसरा कंपोनेंट क्या है? ट्यूब्यूल है जो इनके किनारों पर रहता है। और जब हम तीसरे कंपोनेंट पर आते हैं तब हम बोलते हैं कि इसके अंदर जैसे सिस्टर्नी हो गई, ये पार्ट, उनके किनारे किनारे वो चीजें रहती हैं, तो फिर उसके बाद ट्यूब्यूल आता है। और फिर ट्यूब्यूल जब आगे बढ़ता है तब यहां पर वक्यूल की तरह का डिस्कशन आता है, या हम वेसिकल की तरह बोलते हैं कि वो पार्ट वहां चलता जाता है। सिस्टर्नी में जो इस तरह की स्ट्रक्चर हैं इन्हें सिस्टर्नी कहते हैं, ये कनेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं। जो ट्यूब्यूल है वो जैसे इस तरीके की स्ट्रक्चर जो 3 साइड ब्रांच या 2 साइड ब्रांच के ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। वक्यूल इन छोटी स्ट्रक्चर्स को कहते हैं जो इनके प्रोडक्ट्स लेकर के आगे की तरफ चलती हैं। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये कहा जाता है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये 2 तरह का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज कॉल्ड एज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां मैंने बोला ये कहलाएगा रफ ER और दूसरी तरफ ये कहलाएगा स्मूथ ER। एक तरफ रफ ER और दूसरी तरफ स्मूथ ER, ये दोनों आपको बगल बगल दिखते रहेंगे। जहां एक तरफ बेटा रफ ER रिलेटेड है, रिलेटेड टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ये प्रोटीन को बनाने स्टोर करने से रिलेटेड है। वहीं पर SER जो है उसके बारे में जब बात होती है तो कहा जाता है कि ये रिलेटेड है, रिलेटेड टू लिपिड मेटाबॉलिज्म, लिपिड को बनाने और स्टोर करने के लिए ये यहां जाना जाता है। तो एक तरफ लिपिड मेटाबॉलिज्म और दूसरी तरफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, दोनों अलग अलग ER के फंक्शन हैं। इन एडिशन टू दैट, जैसे कई बार ये होता है कि हमारे अंदर स्टेरॉयड हार्मोन है तो वो यही SER ही करता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स। या आपने कई बार सुना होगा विटामिन डी बनाने का काम, तो विटामिन डी बनाने का काम भी यही करता है। जबकि जो RER है ये सिंथेसिस ऑफ अदर हार्मोन्स, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करने का काम ये सब करता है। सेल के अंदर कोई भी मटेरियल अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसपोर्ट किया जाना है बेटा तो वो RER की वजह से किया जाना है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये भी है कि जो RER होता है उसमें जो जनरली अपर सरफेस होता है, यहां पर 2 छोटे प्रोटीन्स होते हैं बेटा जिन्हें राइबोफोरिन कहते हैं, और इन राइबोफोरिन्स के ऊपर आकर के ऐसे राइबोसोम लगे होते हैं। दिस इज राइबोसोम, राइबोसोम की छोटी सब यूनिट, बड़ी सब यूनिट। इन राइबोसोम्स की वजह से ये रफ कहलाते हैं। जबकि जो स्मूथ ER हैं उनके सरफेस पर न तो राइबोफोरिन होते हैं और न ही राइबोसोम लगे होते हैं। ये दोनों में बड़ी बेसिक बात। तो जब मैंने आपको ये भी बता दिया कि पोजीशन क्या है, ये भी बता दिया कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं, और फिर ये भी बता दिया कि इन्होंने सेल को 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो हम लास्ट में ये बात समझेंगे कि इनका काम क्या है, यानी ये फंक्शन कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक एक तरफ से सारी बातें बताता हूं। पहला पॉइंट, फंक्शन के तौर पर अगर देखें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके फंक्शन का काम है एक्ट्स एज इंट्रासेलुलर स्केलेटन, ये सेल की शेपिंग को बनाए रखने में लगा रहता है। दूसरा कंपार्टमेंटलाइजेशन, सेल के अलग अलग कंपार्टमेंट बना देता है और उसकी वजह से सेल को अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम करने की सहूलियत मिल जाती है। फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, यही है जो गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना। फिर चौथी बात, पैकेजिंग ऑफ, इनिशियल पैकेजिंग ऑफ
सब्सटेंसेस ये करता है, लेकिन उनको फाइनली अच्छे से पैक गोल्जी बॉडी करता है। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करता है। और बाकी इन 3 कामों से आप 3 फंक्शन और निकाल सकते हैं। मसल्स में मूवमेंट कराना, माइलॉइड बॉडी में इमेज फॉर्मेशन, नेसल ग्रेन्यूल में न्यूरॉन का मैसेजेस का ट्रांसमिशन कराना एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो आपको ये ईआर के फंक्शंस भी पता चल जाएंगे। यानी कि ईआर अपने आप में एक बड़ी स्ट्रक्चर है, सिस्टर्नी ट्यूब्यूल और वेसिकल या वक्यूल जैसी चीजों के साथ बनती है और रफ और स्मूथ 2 पार्ट में होती है। रफ वाले का रिलेशन प्रोटीन के साथ है और स्मूथ वाले का रिलेशन लिपिड के साथ है। एक जगहों पर कई बार ये टर्म पूछा जाता है कि एक एंजाइम ये बनाता है, जो एंजाइम कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो ये जानते रहो कि ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ जितनी भी ड्रग्स हैं या कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस जब हम खा लेते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी स्मूथ ईआर के हाथों है। ये उनको लिपिड के माइसिल्स में डिपॉजिट कर लेता है और इस तरीके से आप ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंटेंट याद कर सकते हैं। इन्हें 1 बाय 1 देखना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर ज्यादा न जाते हुए आप इसके एप्लीकेशन बेस्ड पर जाना और बताना कि भाई राइबोसोम में रफ और स्मूथ क्यों है और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और ये सारी चीजें याद रखनी है। ठीक है बेटा।